दूसरे को सुधारने की चिंता में लगे रहते हैं, खुद को नहीं सुधारते हैं। और जहाँ तक जीना चाहता हूँ मरने के बाद क्या प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि पहले मरना होगा तब आप जीने की ख्वाहिश कर सकते हैं। राइजिंग बिहार के यूट्यूब चैनल पर हम पुनः आपके सामने उपस्थित है। सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। दोस्तों, साहित्य यात्रा के अंतर्गत हम आपको हमेशा किसी न किसी शख्सियत से भेंट कर वार्ता करवाते हैं, साहित्यकार से, कलाकार से, तमाम लोगों से और आम जन से। आज हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने के लिए जो बिहार के ही रहने वाले हैं, आरा के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पहचान पूरे देश में एक कवि के रूप में, एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में बनी हुई है। और वे आज भी उम्र के इस मुकाम पर भी वे पूरी सक्रियता से काव्य साधना में लगे हुए हैं। हमारा आशय है रास दादा रास जी से। रास दादा रास जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं और आज यूट्यूब चैनल पर बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि आपका एक छोटी सी भेंट वार्ता हम वहाँ रखें और यूट्यूब चैनल के तमाम श्रोताओं से आपका परिचय करवाएं। तो आज मैं सबसे पहले जो सवाल करना चाहूँगा, वैसे तो आमतौर पर कई तरह के लोग सवाल करते हैं, भेंट वार्ता लेते हैं, साहित्यकार से होते हैं, लेकिन मैं आपसे लेना चाहता हूँ, चूँकि जीना चाहता हूँ मरने के बाद, अभी बैनर भी आपके पीछे लगा हुआ है। आप इस चैनल से हर रात कोई ना कोई कविता लाइव में देते रहते हैं और काफ़ी मशहूर हुए इस मायने से। तो जीना चाहता हूँ मरने के बाद आपने इन पंक्तियों को उद्घाटित किया है और इसी उद्देश्य से आप अपना साहित्य सृजन बिल्कुल जारी रखे हुए हैं। इन पंक्तियों के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं इसी बात से आरंभ करना चाहूँगा। जी, बहुत 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 आभार और आपका आज यहाँ आना, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपने इस लायक मुझे समझा कि आप मेरा इंटरव्यू साक्षात्कार करना चाह रहे हैं। तो मैं दो पंक्तियों में ये कहूँ कि जीना चाहता हूँ मरने के बाद, फ़कत अंदाज है जीने का मोहब्बत में जहर पीने का। वाह, क्या बात है। मैंने 1972 में ये इन पंक्तियों को लिखा था और ये मध्य रात्रि में मैंने 18 फरवरी की रात में, मुझे याद है आज भी, कि मैं कॉलेज से आकर रात में खेल के आकर सोया। अचानक रात में, उस समय कुछ सामाजिक विषमताएं चल रही थी, कुछ धार्मिक उन्माद था, तो मेरे हृदय में ये बात आई और मेरे ज़बान से ये बात निकली कि एक रात कहा मुझसे सपने ने आकर कि ऐ आदमी तू ऐसा ना कर, क्योंकि तूने ही तो जलाई है गीता, कुरान, बाइबल के पन्ने पन्ने को और कर दिया है छलने छलने इंसानियत के नाजुक सीने को। एक रात कहा मुझसे सपने ने आकर। क्या बात है। और वहाँ से ये बात निकली और मैं कॉलेज में स्टूडेंट लीडर हुआ करता था। तो वो एक जो विचारधारा अंदर में पनप रही थी मेरे भीतर कि दुनिया में हम दूसरे को सुधारने की चिंता में लगे रहते हैं, खुद को नहीं सुधारते हैं। और जहाँ तक जीना चाहता हूँ मरने के बाद क्या प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि पहले मरना होगा तब आप जीने की ख्वाहिश कर सकते हैं। तो मरने के लिए क्या क्या चीज़ को मारना होगा? स्वार्थ को मारना होगा, तृष्णा को मारना होगा, अपने आप को मारना होगा, अपने तरफ जो घिरी हुई चिंताएं हैं उनको समाप्त करना होगा और खुद में एक आंदोलित होकर अपने आप को दुनिया में लाके लोगों की सेवा, कई रूपों में, सेवा का एक रूप नहीं है कि आप किन्हीं को खाना खिला दिया, किन्हीं को कुछ कर दिया, नहीं, संपूर्ण जीवन आपकी सेवारत होनी चाहिए। और उसमें कहीं कोई विषमता है, कहीं कोई व्यभिचार है, आपको उससे लड़ना है और उससे लड़ने के लिए आपको स्वस्थ होना है, स्वच्छ होना है। जब आप स्वस्थ और स्वच्छ होंगे तभी आप इन विषम परिस्थितियों से लड़ पाएंगे। क्योंकि नहीं, वो तो ठीक है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि आदमी जिंदा नहीं रह जाता है मरने के बाद। मरने के बाद वैसे भी शरीर नश्वर है, नहीं जिंदा रहता है। इसके बावजूद आपको यह कल्पना कितनी आपको आत्मतृप्ति देती है? ये बहुत सही आपने कहा कि आदमी जब मर जाता है तो उसकी कोई भी तमन्ना उसके साथ मर जाती है, लेकिन
जो हमारा आध्यात्म कहता है, जो हमारा चिंतन कहता ये है, पूर्व जन्म का एक हमारे यहाँ एक कल्पना है, मान्यता है, लेकिन उसको किसी ने देखा नहीं है, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात, आपको वो कार्य अवश्य करना है जिससे आपको आत्मतुष्टि का आभास हो, स्वयं आप संतुष्ट हों और आप में कभी भी ऐसी भावना ना आए कि आपने ये क्या कर दिया। उसके लिए आप जब इस तरह का कार्य करते हैं जिस कार्य से जन मानस का भला हो, जन जन का एक क्रांति आप लेके आते हैं और जन जन के लिए एक सेवा भाव रखते हैं, तो वो एक संतोष देता है आपने। और जब वो संतोष देता है तो आपको ये भाव आपका आता है कि मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे जो कृत हैं, क्योंकि होता क्या है कि आदमी तो मर जाता है, शरीर नश्वर है, चला जाता है, लेकिन उस जिंदा क्या रहता है, उसका कृत्य जिंदा रहता है। तो उस कृत्य को जीने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए मैंने ये कल्पना। बहुत बढ़िया आपकी कल्पना है और साहित्य का ये उद्देश्य भी है, इसीलिए कहा भी गया है कि जो जीवंत साहित्य की सृजन करता है वह आदमी मरने के बाद भी जीवित रहता है। मुझे लगता है कि आपका आशय इसी से है कि शरीर तो नश्वर है, लेकिन हम जो लिख जाते हैं, समाज में जो बढ़िया काम कर जाते हैं, वह कर्म ही उसे जिंदा रखता है। मैं जानना चाहूँगा कि आपने कविता का सृजन कब से आरंभ किया? मैं थोड़ा सा देश और वतन, राष्ट्र और समाज के प्रति जागरूक रहा शुरू से। बचपन से ही पता नहीं कहाँ से वो विचारधारा में आई। शायद मेरे पिताजी चूँकि फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी से, माता जी भी थी, तो शायद वो जो है उसने मुझे उस तरफ खींचा। और मैंने 1962 में जब चाइनीज़ एग्रेशन हुआ तो उस एग्रेशन के ख़िलाफ़ उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को जो मेरे स्कूल का विद्यार्थी था, उसके अंदर में, भीतर में, आत्मा में आग लगी और उसने कहा कि ऐ माँ तेरे रक्षक, हम मानेंगे तेरे सब नियम, इस वतन के लिए हमने प्रण किए, तिरंगे झंडे तले आके हम, ऐ माँ तेरे रक्षक हम। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। ये मेरी पहली पंक्तियाँ हैं। क्या बात है। मैंने कितने कुछ ईस्वी आपको याद है कब से आपने लिखना शुरू किया? ये 1962 की बात है जी, 1962 की बात है। कितनी उम्र के होंगे उस समय? मैं उस समय, अभी मेरा 72 है। अच्छा। तो उस समय मैं वही 10 के आसपास रहा हूँगा, 10 से नीचे ही रहा हूँगा, 8-10 का उम्र रहा होगा। अच्छा, आपका शिक्षा क्या है और कहाँ से आपने अपने स्कूल का या कॉलेज का शिक्षा आपने प्राप्त किया? जी, बहुत मैं साउथ बिहार उस समय हुआ करता था, आजकल तो झारखंड हो गया है। तो मेरे पिताजी चूँकि बिहार जेल सर्विस में थे और उनकी पोस्टिंग उसी तरफ होती रही, तो मैं संजीवस, जब कॉलेज में आया तो संजीवस कॉलेज रांची का विद्यार्थी रहा। सरायकेला एक जगह है, वहाँ पढ़ा। स्कूलिंग मेरा सरायकेला में हुआ, नृपराज राजकीय बहुउद्देशीय विद्यालय सरायकेला। तो वो वहाँ से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और जमशेदपुर, चाईबासा, रांची, इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा रहने का मौका मिला। आपने काम किया क्या वैसे इसके सर्विस के तौर पर? जी, मैं मार्केटिंग एंड सेल्स में था और मैं कंट्री हेड होकर मैंने अंतोगत्वा जॉब से तिलांजलि दे दी और साहित्य में ही पूर्ण रूपेण लग गया। अच्छा, कविता के अतिरिक्त आपने और भी किसी साहित्य की विधाओं में आपने लिखा है क्या? जी हाँ, मेरी शुरुआत है, कविता तो मैंने लिखा और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट उस ज़माने में हुआ करता था, वही 62-63 में, तो डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन था कविताओं का, तो उसमें मुझे भी बुलाया गया था और मैंने जब किया तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज हमको मिला था। तो एक कविता की शुरुआत थी, लेकिन मेरा अभिनय के प्रति और ये उपन्यास लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं लिखता हूँ। तो मेरी पहली जो पुस्तकें छपी हैं, प्रकाशित हैं, वो दोनों पुस्तक का नाम, एक का किराए की मौत और एक का कूट का डब्बा, ये 2 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रकाशन होने के लिए हैं? जी, प्रकाशित नहीं, प्रकाशित हो चुकी है जी, 1972 में। कविता की भी कोई पुस्तक प्रकाशित है आपकी? जी ना, कविता का तो ऐसे साझा कई संकलन हैं, लेकिन मेरी अपनी जो जीना चाहता हूँ मरने के बाद के नाम से जो पुस्तक आ रही है वो 51 खंडों में है। पुस्तक तैयार है और बस मैं समझता हूँ कि ये महीने 2 महीने का इंतज़ार है, वो 51 पुस्तकें आ जाएंगी। आपकी इन बातों से मैं बहुत प्रभावित है कि जीना चाहता हूँ
मरने के बाद। और मुझे लगता है कि साहित्य का यही उद्देश्य भी है, और लोग इसलिए ही साहित्य का सृजन करते हैं या करना चाहिए अगर नहीं करते हैं तो। आपके जीवन का क्या उद्देश्य रहा है, आपके साहित्य सृजन का क्या उद्देश्य रहा है? मेरे जीवन का उद्देश्य रहा है, मैं साहित्य को एक साधन मानता हूँ। साहित्य साधना तो है ही, लेकिन साधना से ज़्यादा ये साधक है। साधक क्या है कि जब आप समाज में एक, जो आप देख रहे हैं, मैं काफ़ी दुखी हो जाता हूँ कभी कभी, और मेरा विद्यार्थी जीवन में जो मैं स्टूडेंट लीडर रहा, तो उसका भी उद्देश्य यही था कि किसी भी तरह की विसंगति या किसी भी तरह का व्यभिचार मेरे जीवन में मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसलिए मैंने साहित्य को उसका साधन माना, और साहित्य को लेकर समाज की रूपरेखा को सुगठित करने के लिए उस दिशा में मैं बढ़ा। मेरे साहित्य का उद्देश्य मूल रूप से यही है। आपका उद्देश्य तो बहुत बढ़िया है राजदादा रास जी, लेकिन मैं अधिकांश साहित्यकारों से मिला हूँ, देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि आज जो साहित्य के जो मानक लोग हैं, जो साहित्य सृजन कर रहे हैं, तो उनका जो उद्देश्य है जैसे सामाजिक सेवा करना, सामाजिक विसंगतियों को दूर करना, तो इसके बावजूद समाज में इसी विसंगतियाँ क्यों बढ़ती जा रही है, और उनका उद्देश्य सिर्फ रचनाओं का प्रकाशन तक सीमित क्यों रह गया है? जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम तृष्णा के उस दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ हम अपने आप पर केंद्रित हो चुके हैं। हर आदमी, हर व्यक्ति विशेष, सिर्फ साहित्यकार नहीं, हर दुनिया के हर विधाओं में या हर दिशा में मैं देखता हूँ कि लोग स्वयं तक सीमित रह गए हैं कि मेरा प्रचार हो, मेरा उद्धार हो, हम बहुत आगे जाएं, मेरा नाम बहुत हो। तो ये मेरा से हटना होगा। जब तक ये मेरा लेके हम चलेंगे, जो आजकल के साहित्यकारों में मूल रूप से विद्यमान है, इससे हटना होगा। इसलिए आप देखेंगे कभी कभी कि लोग ललायित रहते हैं कि किस तरह से हमको ये प्रचार प्रसार मिले, कहाँ हमको बुला के हमको सम्मानित किया जाए। जी, और मैं हमेशा इससे दूर रहा हूँ। उसका मूल कारण ये है कि जिस दिन मेरी दिशा उस तरफ मुड़ जाएगी, मेरा जो मूल कार्य है जिस पर मैं फोकस्ड हूँ, वो मुझसे दूर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कहा, बहुत अच्छे विचार आपके हैं। मैं राजदादा रास जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो कविता लिखते हैं, मुझे आपकी कविता से सचमुच बहुत लगाव है, और कविता का मैं बहुत प्रशंसक रहा हूँ, अच्छी कविता के। लेकिन आप क्या मानते हैं, कविता का मानक तत्व क्या है? कोई लोग गीत लिखते हैं, कोई गज़ल लिखते हैं, कोई छंद में लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो बिल्कुल मुख छंद कविता का भी अपना महत्व है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो बिल्कुल सपाट बयानी लिख रहे हैं। तो आप कविता का क्या मानक तत्व मानते हैं, और उस सपाट बयानी कविता के प्रति आपके क्या विचार हैं? मैं कविताओं को विधा में बांध कर रखना, ये एक विधा हो सकता है, लेकिन कविता का मूल जो तत्व है वो ये है कि आपके ज़बान से जो बात निकले वो अगले के दिल के अंदर, हृदय में प्रवेश कर जाए। कविता या लेखन का मूल रूप यही होना चाहिए। जहाँ तक विधाओं का सवाल है, विधाएं अच्छी हैं, क्योंकि जब रास्ता बताया जाता है तो एक लाइन खींच दिया जाता है, तो वो अच्छी बात है, विधाओं में रहना चाहिए। लेकिन मुक्त छंद या मुक्त कविताएं जो हैं, जो बिना किसी ये के हैं, या गीत हैं, यदि किसी के हृदय तक पहुंचता है तो उससे बड़ी कविता नहीं हो सकती है। कविता का मूल अर्थ ही यही है कि आपको प्रभावित करे, और प्रभाव के साथ साथ आपको एक दिशा दे। वो बहुत बड़ी मैंने हृदय के मर्म को जो छू ले, आप उसको कविता मानते हैं। लेकिन बिल्कुल सपाट बयान जो लिखते हैं, वो तो रातों रात कवि बन जाने के ख्वाहिश में, जिसमें कोई काव्य बिंब भी नहीं होता। तो क्या आप ऐसी कविताओं से भी प्रभावित होते हैं क्या? जी ना, ऐसी कविताओं से तो कोई प्रभावित नहीं हो सकता। कोई भी नहीं होता जी, नहीं हो सकता। जो हृदय को ना छुए वो कविता कैसे? अच्छा, आपने कविता का मानक तत्व के बारे में तो आपने बहुत अच्छे विचार दिए हैं। कविता, आपने कहा कि वही कविता है जो हृदय को छू जाए, वरना सिर से गुजरने वाली कविता तो हो ही नहीं सकती। साहित्य में पुरस्कारों की जो राजनीति है, इसके बारे में मैं अक्सर साहित्यकारों से ये सवाल करता हूँ, क्योंकि यह एक अहम सवाल हो गया है। तो साहित्य में जो पुरस्कारों की जो राजनीति हो रही है, उसके प्रति आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? बहुत विरोधी विचार है मेरा। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि आपकी लेखनी ही आपकी पहचान है। मंचों पर खड़ा होकर अगर आपको मान सम्मान मिलता है या देते हैं लोग, या आप लेते हैं, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो निरर्थक है।
मैं कई स्थान पर देखता हूँ, कई जगह देखता हूँ कि मान सम्मान की घोषणा करके और वहाँ पर लोग भीड़ जुटाते हैं। हाँ, तो मैं उससे ये नहीं हूँ, मैं उसको नहीं मानता। या आपको ऐसा नहीं लगता कि बड़े बड़े सरकारी पुरस्कार और सम्मान कुछ गिने चुने और अधिकारी और जो साहित्यकार लोग उनके करीब के हैं उनको दिया जाता है? इससे क्या होता है कि कुछ जो साहित्यकार हैं, मुट्ठी भर साहित्यकार तो बहुत प्रोत्साहित होते उत्साहित होते हैं, लेकिन ढेर साहित्यकार निरुत्साहित होते हैं ऐसे पुरस्कारों से। आप क्या इसको ऐसा आपको लगता है कि नहीं? ये बिल्कुल सही नहीं है। ये प्रायोजित जो चीज़ें हैं, जो पुरस्कार हैं, वो हमेशा स्थिति को और समाज को पूर्ण रूपेण वो गंदा करने वाली बात है। इसलिए मैं इस प्रायोजित पुरस्कारों से दूर रहता हूँ और काफ़ी दूर रहता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ। और मैं कहता हूँ साहित्यकारों को या जो लिखने वाले लोग हैं, मैं कहता हूँ हमेशा कि आप अपनी लेखनी को ज़्यादा से ज़्यादा धारदार बनाएं, उसको तेज करें, सम्मान की चिंता ना करें, क्योंकि आज आपको सम्मान मिले ना मिले, लेकिन कल जो है वो आपकी कलम जो है वो आपकी पहचान दिलाकर रहेगी। ऐसा तो साहित्यकारों के लिए सबसे बड़ा मान सम्मान क्या होता है? कलम, उसकी आप अपनी कलम। जी जी, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कहा है, लेकिन एक दो सवाल और मेरे रह गए हैं। ये मैं जानना चाहूँगा कि वैसे तो सरकारी पुरस्कार पता नहीं वह उसकी नज़र आप तक पहुँची नहीं, तो आपने तो स्पष्ट कर दिया कि मैं ऐसे साहित्य का प्रायोजित पुरस्कारों से दूर रहता हूँ। फिर इसके बावजूद आपकी लेखनी को बहुत मान सम्मान मिला है देश भर में। देश भर के लोग, आप लाइव कार्यक्रम हमेशा रात में देते रहे हैं, मैं जानता हूँ, जीना चाहता हूँ मरने के बाद के माध्यम से। इसका मतलब है कि आप सोशल मीडिया के प्रति बहुत आकर्षित हैं। आज ज़माना भी यही है। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के में आज जो साहित्य सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंच रही है, तो पहले की अपेक्षा साहित्य अधिक पढ़ी जा रही है? जी, बहुत सही प्रश्न है आपका, बड़ा उचित प्रश्न है, बड़ा अद्भुत प्रश्न है। क्योंकि सोशल मीडिया को कई लोग बुरी निगाहों से देखते हैं, कहते हैं कि साहब ये क्या है, सोशल मीडिया पर दिन रात आप लोग रहते हैं। नहीं, ये एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आपका कलम, आपकी जो कलम है, आपकी जो विधा है, आपका जो तात्पर्य है जीवन का, जो दिशा है, वो जन जन तक पहुंचती है। ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो उनको अपने विषय में विचार करने का एक स्वतः एक स्थान मिल जाता है। और कई लोग अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, कई लोग कई बातें नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा, मैं इसको अच्छा मानता हूँ सोशल मीडिया को। अच्छा, अब मैं सवाल तो आपसे बहुत सारे करने के हैं, मैं फिर अगली बार करना चाहूँगा, लेकिन मैं जानना चाहूँ कि आप नए साहित्यकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके बाद एक सवाल और करूँगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मैं नए जितने भी साहित्यकार हैं जो लेखन विधा में हैं, हाँ, मैं समझता हूँ कि उनके अंदर एक जागृति है, और उस जागृति को लेकर निश्चित रूप से उसकी गठरी बना के सर पर रख के चलें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है समाज को सही दिशा देने के लिए। मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ उनका। एक सवाल और रह जाता है, आपकी पत्नी दिवंगत हो चुकी है, जिनके प्रति अथाह प्रेम रहा है आपको, क्या आपको ऐसा एहसास होता है कि मरने के बाद भी वे आपके साथ जिंदा है? जी, मैंने उनसे उनको जब विदा कर रहा था अग्नियान पे, जब मैंने मुखाग्नि उनको दिया, तो जब मैं उनका चक्र लगाकर वो जो विधा जो मान्यताएं हैं उस तरह से अब करके, तो लकड़ी के अंदर से उनका हाथ निकल के मेरे पाँव पे आया। ये एक बहुत ऐसी बात है जो माने तो बहुत बड़ी बात है, ना माने तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसी समय अपने आप से ये वादा किया कि मैं आपको मरने नहीं दूंगा। आप शरीर से तो आपका अंत हो गया है, लेकिन आपकी आत्मा, आपके कर्तव्यों को, आपकी दिशाओं को मैं ज़िंदा रखूँगा। जब तक मैं जीवित हूँ ये ज़िंदा रहेगी, आप नहीं जाएंगी। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था प्रेम, ऐसी प्रेम सबको होना चाहिए। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक है उसको आप अपनी एक दो कविताएं जो चुनी हुई आपकी जो अच्छी कविताएं हैं, जो आप समझते कि बहुत उस बात को हम कहना चाहते, कविता के माध्यम से हम चाहते कि आप कुछ बात कहें। जी, तो एक संदेश है, छोटा सा एक मुक्तक कि
न शोहरत के अलम मांगूं, न शोहरत के अलम मांगूं, न दौलत का ठिकाना हो तो हो बस इतना मोहब्बत का ज़माना हो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको राज दादा राज जी, आज हमारे चैनल पर आकर और हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए। दोस्तों, अभी आप राज दादा राज से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे, आपको मैं उनसे रूबरू कराया था। फिर अगली यात्रा में आपको मैं किसी साहित्यकार से और किसी व्यक्ति से भेंट करवाऊंगा। तब तक मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा जरूर कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि हमारी यह साहित्य यात्रा आगे बढ़ती रहे, आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।